प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश धर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। शेखर जोशी जी की रचना गलता लोहा का हम सभी अध्ययन कर रहे थे। पूर्व के भागों में देखा कि कहानी का मुख्य पात्र मोहन के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। मास्टर त्रिलोक सिंह ने मोहन के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि मोहन आगे चल के एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा। अपना, मास्टर और अपने पिता तीनों का नाम वह ऊंचा ही करेगा। उसका मित्र बचपन का जो पढ़ने में बहुत कमजोर था, धनराम को भी ये बातें सच लगती थी। लेकिन मोहन के साथ एक समस्या थी कि अब गांव की पढ़ाई उसे पूर्ण हो चुकी थी। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे गांव से 4 मील दूर नदी पार करके जाना था। लेकिन एक बार छुट्टियों में वापस आ रहा था तो उसके साथ एक घटना घट गई। अचानक नदी का पानी बढ़ गया। वो तो घसियारे वहाँ पे मौजूद थे, साथ में आ रहे थे। तो मोहन की किसी तरह जान बच गई। इससे उनके पिता बड़े आहत हुए और बड़े दुखी रहने लगे, क्योंकि इकलौता पुत्र मोहन था और निराशा उनकी दूर होने वाली थी। और निराशा उनकी दूर हो गई क्योंकि उनके खानदान का एक व्यक्ति रमेश, जो लखनऊ से गांव आया और पंडित जी की पूरी समस्याओं पे सुनने के बाद उसने विचार करके कहा कि हमारे घर पे 4 ही लोग रहते हैं, मोहन अगर जाएगा तो 1 लोग बढ़ने से कोई आपत्ति नहीं होगी और अपने ही खानदान का लड़का है, पढ़ लिख लेगा तो गांव का और अपने खानदान का ही नाम रोशन होगा। मोहन बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ रमेश के यहाँ लखनऊ जाता है, लेकिन परिस्थितियां उसका साथ नहीं देती हैं। अब पठन पाठन के जगह घरेलू कार्यों में लिप्त हो जाता है। मोहन जरा बाजार से दही लाना, मोहन जरा सब्जी लाना, अपने घर तक ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का एक तरह से मुफ्त का नौकर बन गया था। यहाँ तक की कहानी का हमने अध्ययन किया था। आज की कहानी में हम देखेंगे कि लेखक कहता है कि रमेश जो अपने दफ्तर में एक औसत दर्जे का बड़े बाबू था। उसकी हैसियत बहुत ऑफिसर की नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है अपने को दिखाने के चक्कर में, अपने को बहुत अधिक प्रशंसित करने के दृष्टिकोण से मोहन को कभी भी अपने घर का नहीं बताता था, न कभी अपने भाई बिरादरी का तगमा देता था। कभी ये नहीं कहता था कि मोहन अपने ही घर का लड़का है। कभी ये कहने में उसे शर्म महसूस होती थी। कभी भी अपने भाई बिरादरी का नहीं बताता था। मोहन भी इस बात को समझने लगा था। थोड़ी सी हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। एक साधारण सा स्कूल। कहा भी गया है कि एक व्यक्ति के विकास में परिवार, पड़ोस और पाठशाला का महत्व होता है। अब जैसा पाठशाला होगा वैसा व्यक्ति प्रगति करेगा, वैसा विद्यार्थी प्रगति करेगा। साधारण स्कूल है तो साधारण प्रतिभाएं जरूर निकलेंगे। हो सकता है, अपवाद है कि गुदड़ी में भी लाल होते हैं, लेकिन संख्या कम होती है। लेकिन अगर आपको बड़ी मछली का शिकार करना है तो आपको बड़े समुद्र में जाना पड़ेगा। ठीक वैसे प्रकार अगर आपको अपनी प्रतिभा को चमकाना है तो उस स्तर के, उस लेवल के विद्यालय में जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ी हिलाहवाली के बाद उसका नाम एक साधारण विद्यालय में लिखवा दिया गया। लेकिन एकदम से नए वातावरण और दिन रात के काम के बोझ के कारण वो मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बदी बधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मी की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी मिलता, तब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी जब जाने वाला होता था तब, वरना उन छुट्टियों में भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पे उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता। ये हवाला दिया जाता था रमेश के घर से कि आगे की पढ़ाई और कठिन है, इसलिए गर्मी की छुट्टियों में वह अपनी बेसिक चीज़ों को तैयार करेगा, नहीं तो आगे की कठिन पढ़ाई को नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए वो गर्मियों में भी बेचारा गांव आने का अवसर नहीं मिल पाता था और अगले दर्जे की तैयारी करके उसे जो है रोक लिया जाता था। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की असुविधा का था, क्योंकि मोहन के चले जाने से उसे घरेलू कार्यों में दिक्कत आती। मोहन ने भी परिस्थितियों से हार गया था, क्योंकि अब उसने समझौता कर लिया, क्योंकि कोई और चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी स्थिति बताकर और घर से अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर इधर अज्ञात, इस सभी घटनाओं से अज्ञात होकर सुनहरे हर पिता अपने पुत्र के बारे में सुनहरा भविष्य देखता है, ऐसे ही बंशीधर भी सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे थे और सपने देख रहे थे कि मेरा बच्चा अब शहर गया है और वहाँ जाकर एक अच्छे विद्यालय में पढ़कर एक अफसर बनकर गांव लौटेगा। मैं तो जजमानी का काम करता हूँ, पुरोहिताई का काम करता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा एक अफसर बन जाएगा। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त करके मोहन छुट्टियों में गाँव आया।
जब वो लौटकर लखनऊ पहुंचा तो अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। जो मूल उद्देश्य जो थोड़ा मोड़ा पढ़ भी रहा था अब उसके भी पक्ष में नहीं थे। बातें घूम फिर कर जिस ओर से उड़ती थी इस मुद्दे पे जाके ख़त्म हो जाती थी कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा है कि आदमी कोई हाथ का काम सीख ले, टेक्निकल काम सीख ले, क्योंकि पढ़े लिखे बीए एमए ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए कम से कम जो ऐसी शिक्षा जो हाथों को उपार्जन सिखा सके ऐसी शिक्षा क्यों न ली जाए। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया। मोहन अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों का चक्कर लगाने लगा। समय बहुत बलवान होता है। धीरे धीरे समय अब आगे की ओर बढ़ रहा था। अब जो मोहन भी अब रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा था। बंसीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बात करने लगते। मन ही मन उन्हें विश्वास था कि एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। हर पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा उससे चौगुनी सफलता अर्जित करे, लेकिन ये वास्तविकता का ज्ञान उन्हें हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। अपने सपने इतने उन्होंने भूल लिए थे कि अब सपनों की जाल से वो बाहर नहीं निकल सकते थे। लोगों को क्या जवाब देते, वो सपनों की जाल में फंस गए थे बंसीधर, क्योंकि बहुत ऊंचा ख्वाब भी देख लिया था उन्होंने। एक बार धनराम ने उनसे पूछा भी था, मोहन क्योंकि बचपन का मित्र था और हमें बड़ी जिज्ञासा होती है कि हमारा मित्र क्या काम कर रहा है। हमारे जीवन में बड़ी जिज्ञासाएं हमारे मन में रहती हैं, तो धनराम के मन में भी जिज्ञासा थी। एक दिन मोहन के बारे में पूछ लिया था, इसलिए पंडित जी चूंकि कर्मकांडी ब्राह्मण थे, झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरी हो गया है, सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वो बड़े पद, अभी तो सेक्रेटरी हुआ है लेकिन आगे चल के एक बहुत बड़ा पद पा जाएगा। धनराम को मास्टर त्रिलोकी सिंह की भविष्यवाणी पे पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था। सोचा दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर बंसीधर आगे बढ़ गए, क्योंकि तिनका की ओट सहारा लेकर कि झूठ का जो पश्चाताप हो सके, झूठ का निराकरण हो सके, इसलिए एक तिनका दबा लिया था। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटे रहे। जैसे कहा कि सेक्रेटरी हो गया है, आगे बड़ी परीक्षा देके वो उच्च पद पे पहुंच जाएगा। जैसे ही धनराम ने कहा मोहन लल्ला बचपन से बड़े बुद्धिमान थे, ये बात बंसीधर को कचोटती रही। मास्टर त्रिलोक सिंह की बातें के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक जीवन के कई प्रसंग मोहन और धनराम एक दूसरे से बातों ही बातों में करते रहे और अपने बचपन की यादों में खोए हुए थे। तब तक फिर अब वर्तमान की तरफ बढ़ आए, क्योंकि हसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया, मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में थोड़ा वक्त ही लगता है। थोड़े वक्त लगने का जो है, दोनों ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे, काफ़ी समय लग गया। धनराम उसे वापस पेट पहनाकर मोहन को लौटाते हुए बोला, भाई अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी हो, अगर तुम मेरे विचारों से आहत हो। बेचारे पंडित जी को फुर्सत नहीं रहती थी, किसी के हाथ भिजवा देते थे तो तुम मेरे मित्र थे, इसलिए मित्र हमारा एक अच्छे उद्देश्य में जा रहा है, पढ़ रहा है, और उसके पिता अगर इस तरह जो है परेशान है, शारीरिक रूप से भी कमजोर है, मैं सारे कार्यों को छोड़कर तत्काल बना देता था। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर फिर वहीं बैठा रहा, जैसे आज उसे वापस जाने की जल्दी ही नहीं है, आज कोई तेजी ही नहीं है। सामान्य तौर पे ब्राह्मण जो समाज का एक उच्च वर्ग है, शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता है, क्योंकि उच्च बिरादरी के लोग होते हैं, निम्न बिरादरी के लोगों में बैठना उठना नहीं होता है। किसी कामकाज के अगर सिलसिले में शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो बातचीत खड़े खड़े निपटा ली जाती है। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनके मर्यादा के खिलाफ है। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन ने गांव की मान्यताओं से अपरिचित हो गया है।
हो सकता है कि मोहन सर में रहा है, ये ब्राह्मण परंपरा और कर्मकांडी सिद्धांतों को भूल गया है। ऐसा नहीं था, वो जान रहा था। धनराम भी मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में था कि मोहन सब कुछ जानते हुए अब ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन प्रकट न करने से उसे कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लेकिन लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम कुछ नई चीजें डालने का प्रयास कर रहा था, एक नई चीज बनाने का प्रयास कर रहा था। एक हाथ से सरसी पकड़कर दूसरे हाथ से हथौड़े पे चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से नहीं मुड़ पा रहा था। मोहन कोई टूल्स बना रहा था, कोई औजार बना रहा, सॉरी, जो धनराम था वो कोई हथियार बना रहा था, कोई टूल्स बना रहा था, लेकिन लोहे को गुलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुड़ नहीं पा रहा था। इसीलिए निहाई पे सही सटीक निशाना नहीं बन रहा था। मोहन कुछ देर उसे काम करता देखता रहा, फिर जैसे संकोच त्याग कर दूसरी ओर पकड़कर लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हथौड़े से लेकर नपी तुली चोट मारते मारते अभ्यस्त हाथों से दौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन ने ये परिवर्तन कर दिया जो कि लोहे को गोलाई में डाल दिया। चूंकि तकनीकी कॉलेज में उसने टेक्निकल चीज़ों को भी सीखा था। मोहन का यह सेब इतनी फुर्ती और इतने दक्ष तरीके से आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का कोई मौका ही नहीं मिला और वह अवाक मोहन की ओर देख रहा था। मोहन भी अपने उसे इस कारीगरी पे उतना आश्चर्य नहीं हो रहा था कि जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह काम में और उस भट्टी पे बैठकर हाथ डालने पे हुआ था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम संकोच, असमंजस, धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन को संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गुलाई जांच रहा था। देखा आज धनराम में कैसा परिवर्तन हो रहा है। एक उच्च बिरादरी ब्राह्मण जिन्हें कर्मकांड करना है, लोहे को कितनी कुशलता से गोलाई में डाल रहा है। आज लोहा किस प्रकार गल रहा है, आज परंपराएं किस तरह टूट रही हैं। धनराम की और अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा कि देखो मित्र, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं भी कुछ काम कर सकता हूँ। उसकी आंखों में एक सर्जक, एक निर्माणकर्ता की चमक थी, जिसमें न कोई स्पर्धा थी, न कोई कंपटीशन था, न किसी प्रकार की हार जीत। यहाँ पे आज जाति बंधन टूट रहे थे। धनराम और मोहन, जो बचपन में थोड़े संकीर्ण विचार जरूर था, लेकिन आज दोनों मित्र अपनी स्थिति और परिस्थिति में एक सामंजस्य बैठा चुके थे। देख रहे थे आज लोहा नहीं गल रहा था, बल्कि एक दृढ़ विचारधारा भी समाज की गल रही थी कि जो अगर हर व्यक्ति को समाज ने एक मान्यताएं दी हैं, जाति बंधन, मोहन को स्वीकृति नहीं, एक बेरोजगार व्यक्ति का तगमा दे दिया। चाहता तो गांव आके धनराम के जैसा कुछ तकनीकी काम कर दे, लेकिन पुरोहिताई खानदान का ठहरा वह काम नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ पुरोहिताई का भी काम नहीं कर पाता। इस तरह आज ये रूढ़िवादी विचारधारा लोहे के साथ साथ गल रहा था। जैसे कि कहानी का शीर्षक भी है, गलता लोहा अपनी सार्थकता को दर्शाता है। यहीं तक कहानी का अंत हुआ और विचारधारा, जो रूढ़िवादी विचारधारा में भी साम्यता का उदय हुआ। आप सभी लोगों का धन्यवाद।